अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 31st लेक्चर में हो रही है। हमारा आज का लेक्चर बेसिकली कंटिन्यूएशन ही है पिछले लेक्चर की, इसलिए मैं ये चाहूँगी कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। तो पिछले लेक्चर में हमने बात शुरू की प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट की और उसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नेट वर्किंग कैपिटल की प्रोजेक्शंस की। हमने ये कहा कि इन दोनों चीज़ों को मिला के हम जो है रेलेवेंट कैश फ्लोज कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन इवैल्यूएट दोज कैश फ्लोज फॉर द सिलेक्शन और द रिजेक्शन ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो इस सिलसिले में हमने एक एग्जाम्पल ली, उसके सारे रेलेवेंट प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद रेलेवेंट कैश फ्लोज कैलकुलेट किए और उनको हमने फिर फाइनली इवैल्यूएट किया। फिर हमने कहा एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के बाद उसमें कैपिटल स्पेंडिंग ऐड कर लें और साथ में जो है हम चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो अकाउंट फॉर करें तो हमारे पास कैश फ्लो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी कहा कि हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, एक अल्टरनेटिव भी है, जो थी हमारी टैक्स शील्ड अप्रोच। कि टैक्स शील्ड अप्रोच में हम अगेन प्रोजेक्ट के ही कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हैं, बट हमारी इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड द प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा कम लेंथी है, इज अ शॉर्टकट। तो उसमें हमने ये कहा कि टैक्स शील्ड अप्रोच में वी नीड द इंफॉर्मेशन ऑन द सेल्स एंड द कॉस्ट। सो व्हाट वी डू इज सेल्स माइनस कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस द टैक्स रेट। और ये कंपोनेंट हमें ये देता है कि कैश फ्लोज हैड देयर बीन नो डेप्रिसिएशन। देन उसका सेकंड कंपोनेंट है जिसमें हम डेप्रिसिएशन को सेपरेटली लेते हैं एंड वी से डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय द टैक्स रेट। और जब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड अप करते हैं तो वी गेट द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। तो वेदर वी यूज द ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अप्रोच और द टैक्स शील्ड अप्रोच, हमारे जो कैलकुलेटेड कैश फ्लोज हैं दे विल रिमेन द सेम। उसके बाद हमने मजीद डिटेल में नेट वर्किंग कैपिटल को डिस्कस किया। हम ये कहा कि नेट वर्किंग कैपिटल नॉर्मली जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द रेलेवेंट कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज प्लस चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल एंड देन द कैपिटल स्पेंडिंग। तो नेट वर्किंग कैपिटल जो है अगर हम उसको गौर से देखें तो हमारे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज द नेट वर्किंग कैपिटल। एक प्रोजेक्ट की रेलेवेंस से हम इन नेट वर्किंग कैपिटल में कुछ इन्वेस्ट करते हैं जब हम प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं, और ट्रेडिशनल उसमें अप्रोच में हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी सारी कॉस्ट जो है वो कैश आउटफ्लो है और हमारी सेल्स जो है वो सारी की सारी कैश इनफ्लो है। हालांकि हमारे पास कॉस्ट के अंदर कैश पेमेंट्स हम नहीं भी करते, अकाउंट्स पेएबल होते हैं। इसी तरह सेल्स के अंदर हमारी क्रेडिट सेल्स भी होती हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स भी होते हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी कॉस्ट को एडजस्ट कर लें, चेंजेस इन द अकाउंट्स पेएबल और मे बी चेंजेस इन इन्वेंट्री, और अगर सेल्स को एडजस्ट कर लें विद द चेंजेस इन द रिसीवेबल्स, तो हम जो है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो है नेट कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरी तरफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के लिए एज लॉन्ग एज के वी एड अप द चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल, हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो उस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ और बाय एडजस्टिंग आवर कॉस्ट एंड द सेल्स, दोनों ही तरीके से हमारे कैश फ्लोज जो हैं वो सेम होंगे। और फिर हमने एक एग्जांपल लेके इसको फर्दर जो है वो एलैबोरेट किया। एंड फाइनली जो है वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अनदर टॉपिक एंड दैट वाज ऑफ द डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन में हमने ये कहा कि इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, लेकिन इसका एक और रोल भी है, और वो दूसरा रोल ये है कि हमारी डिप्रिसिएशन जो है दैट प्रोवाइड्स अ टैक्स शीट टू द फर्म। इसको ट्रीट हमने किस तरह करना है व्हेन द कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लोज इज मेड, और
सबसे पहले डिप्रिसिएशन को हमने खुद कैलकुलेट किस तरह करना है। हमने कहा एक कॉमनली यूज मेथड है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें टोटल कॉस्ट लेके उसकी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट से डिवाइड कर देते हैं एंड इक्वल चार्ज डिप्रिसिएशन चार्ज जो है हर साल हम एक्सपेंस के तौर पे इनकम स्टेटमेंट में करते चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है जिसमें हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि इनिशियल ईयर में हमारी डिप्रिसिएशन की परसेंटेज हाई होती है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो जाती है। तो शुरू के सालों में हमारी कॉस्ट रिकवरी जो है वो तेजी से होती है क्योंकि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया है उसको चार्जिंग या कॉस्ट रिकवरी जो है वो डिप्रिसिएशन के थ्रू करते हैं। तो जब हमारी डिप्रिसिएशन की परसेंटेज हाई है तो इनिशियल सालों में हमारी कॉस्ट रिकवरी जो है तेज है, इसलिए हम उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एसेट को एक कैटेगरी में डालते हैं। डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं हमारे पास, 3 years, 5 years एंड 7 years। वंस वी हैव डिटरमिन्ड द एसेट क्लास कि वो 3 years में आता है, 5 में या 7 में आता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि परसेंटेज डिप्रिसिएशन की क्या है हर साल में। मुख्तलिफ एसेट क्लासेस के लिए मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं एंड देन वी कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन। तो पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल ली थी, अब आज के लेक्चर में हम उसी को कैरी ऑन करेंगे मजीद और उस पर देखेंगे कि किस तरह हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो डिप्रिसिएशन की डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद हमारा टॉपिक फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमने अब तक जो डिस्कशन की है उसको फर्दर रिफ्रेश करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है। तो उसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल लेके सारे स्टेप्स को 1 by 1 जो है वो देखेंगे। तो हम कैरी ऑन करते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द डिप्रिसिएशन और उसी एग्जाम्पल के साथ जो हमने पिछले लेक्चर में शुरू की थी। तो उसमें हमने ये कहा था कि देयर इज एन एसेट जिसको हम प्लेस कर सकते हैं 5 years एसेट क्लास में। तो उसके लिए हमने ये कहा था कि ऑटोमोबाइल है विच इज कॉस्टिंग 12,000। तो हमने कैलकुलेट की उसकी डेप्रिसिएशन। फॉर द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन वाज 2,400, फॉर द सेकेंड ईयर 3,840 एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड टोटल जो हमारी डेप्रिसिएशन थी दैट हैज एडेड अप टू द 12,000। अब यही 12,000 जो है दैट वाज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। सो व्हेन वी हैव फुली डिप्रिशिएटेड द एसेट व्हिच मींस कि एसेट की वर्थ जो है एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जैक्टली 0 हो गई। तो उस चीज को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द बुक वैल्यू। हाउ डू वी कैलकुलेट द बुक वैल्यू? कि हम से फर्स्ट ईयर में एसेट की जो परचेज प्राइस है दैट इज द बुक वैल्यू, लेकिन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हम उस बुक वैल्यू में से डिप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल देंगे तो वी विल हैव द बुक वैल्यू। फॉर द नेक्स्ट ईयर द एंडिंग बुक वैल्यू ऑफ द लास्ट ईयर विल बिकम द बिगनिंग बुक वैल्यू and then we subtract the depreciation for the year and then we will have the ending book value for the second year, and that we have done on this particular slide. The beginning book value at the start of the first year is 12,000, depreciation for the year is 2,400 and the ending book value is 9,600. For the second year 9,600 becomes the beginning book value. The depreciation जो है that is 3,840 and the ending book value is 5,760, which becomes the beginning book value for the third year, and the depreciation is 2,304 and the ending book value is 3,456. Then the fourth year starts with this book value and then we subtract the depreciation for the fourth year 1,382 minus 0.4 and that is equal to 2,073.60. The fifth year we subtract the depreciation and the ending book value is 691.20 and the sixth year पे हमारी ending book value is 0. अब हम ये देखते हैं कि what is the difference between the book value and the market value. Book value तो हमने अभी calculate की, taking the purchase price and then adjusting it for the depreciation for each and every year.
gives us the book value. But the market value is the economic value at which the asset can be sold in the marketplace. तो अगर during the life of the asset हम asset को sell करना चाहें 3rd year के बाद, 4th year के बाद, तो हमारे पास एक बुक वैल्यू है जिसपे हमने एसेट को रिकॉर्ड किया है अपने बुक्स में. अब मार्केट वैल्यू कैन बी हायर और लोअर देन द बुक वैल्यू. अगर हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं देन द बुक वैल्यू वी हैव, तो वी आर हैविंग सर्टेन मोर कैश फ्लोज. तो उसके ऊपर क्या होगा? वी नीड टू पे टैक्सेस. और अगर हमें कम मिलती है तो वी हैव ऑलरेडी चार्ज लॉट इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हमें जो है वो टैक्स शील्ड मिलनी चाहिए. तो इसी सिलसिले में हम इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके चलते हुए देखते हैं कि व्हाट इफ कि हम जो है एसेट को सेल करें मार्केट में. सो दैट वी आर सेइंग कि सपोज वी वांट टू सेल द कार आफ्टर 5 years. बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एवरेज वी विल बी एबल टू सेल द कार at approximately 25% of the purchase price. So the purchase price is 12,000, so we will be able to recover 3,000. If we sell the car at this price, then of course we have to pay the taxes on the difference between the price of 3,000 and the book value of 691.20. क्योंकि हमारी जो book value है, as per our previous calculation, that is 691.20 at the end of the 5th year. अब अगर हम 5th year में कार को बेचना चाहते हैं और हम 3,000 में बेच देते हैं, तो what are we going to get? The difference between 3,000 and 691.20, which is equal to 2,308.80. अब जब हम ज्यादा रिकवर कर रहे हैं, which means कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कम किया हुआ था, तो हमें जो ये डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. एंड द फर्म इज इन 34% टैक्स ब्रैकेट. देयरफॉर हमारी टैक्स कैलकुलेशन क्या होगी कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 0.34 into 2,308.80, दैट इज इक्वल टू 784.99. Now, what is the reason for the payment of this tax? Why are we supposed to pay taxes? And that we have elaborated. The reason for the tax payment is that the difference between the market and the book value is the excess depreciation that must be recaptured when the asset is sold. कि हमने depreciation charge ज्यादा रखा था और उसकी वजह से हमें टैक्स शील्ड मिली थी, लेकिन जब हमने बेचा है तो उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए हमने जो ज्यादा depreciation चार्ज की हुई थी उसको जो है हमें दोबारा अकाउंट फॉर करके वी नीड टू पे टैक्सेस ऑन इट, बिकॉज depreciation जो है that provides a tax shield to the firm. This is not a tax on capital gain, because a capital gain occurs if the market price exceeds the original cost. If the book value exceeds the market value, then the difference is treated as a loss for the tax purposes. क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जब हमने बुक वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे बेचा तो वी आर गोइंग टू हैव अ कैपिटल गेन और हमने कैपिटल गेन टैक्स पे किया. नो, rather we are adjusting for the depreciation charge. हमारी मार्केट वैल्यू जो थी या जिसपे हमने बेचा 3,000 was higher than the book value. The difference is due to the fact कि हमने बहुत ज्यादा depreciation चार्ज कर ली थी, इसलिए हम उसी को adjust back करेंगे and we are going to pay the taxes on that particular difference. और अगर हमारी कोई भी पर्टिकुलर एसेट या प्रॉपर्टी जो है जिसको हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं मार्केट में, अगर वो सेल होती है एट अ प्राइस लोअर देन द बुक वैल्यू, तो वी आर गोइंग टू हैव अ लॉस. और उस लॉस की वजह से हमें टैक्स में जो है वो शेल्टर मिलेगी इंस्टेड ऑफ वी पेइंग द टैक्सेस. इसको फर्दर एलैबोरेट करने के लिए एक छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं. तो एसएस कंपनी, द कंपनी जस्ट परचेज्ड अ न्यू आईटी सिस्टम with an installed cost of $160,000. The computer is treated as 5-year property under modified accelerated cost recovery system. What are the yearly depreciation allowances? Secondly, the system will have an estimated worth of only $10,000 if sold in 4 years. What are the tax consequences of the sale of that particular asset? And what is the total after-tax cash flow from the sales?
तो पहला कंपोनेंट इसका ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन। हमने ये कहा कि एसेट जो है इन 5 ईयर एसेट क्लास है, इसलिए हमारी डिप्रिसिएशन जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन 6 ईयर, क्योंकि पहले साल 6 महीने एंड द आखिरी साल 6 महीने। सो दैट वी हैव डन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। वी हैव टेकन द परसेंटेजेस एज गिवन एंड द टोटल ऑफ द परसेंटेजेस जो है MACRS परसेंटेज दैट इज एडिंग अप टू 100%। इसलिए हमारी डेप्रिसिएशन क्या होगी, 160,000 है, द वर्थ 20% of that for the first year is 32,000 and the ending book value at the end of the first year will be 32,000, which is the depreciation out of 160,000 leaves us with 128,000 ending book value. And then for the second year, the percentage is 32%, therefore depreciation will be 51,200 and we will have the ending value of 76,800, which is 128,000 minus 51,200 gives us 76,800. Then we move on, and then third year, the percentage of the depreciation is 19.2% and the depreciation charge will become 30,720 and the ending book value will be 76,800 minus 30,720 gives us 46,080. The fourth year percentage is 11.52% and the amount of the depreciation is 18,432 and the ending book value will be 27,648. The fifth year we will have a depreciation of 18,432 and the ending book value of 9,216 and the last year, second year, have a depreciation charge which will exactly be equal to the book value and the ending book value will be equal to 0. If you look at the second column, depreciation percentages are adding up to 100% and the amount of the depreciation is exactly equal to the purchase price which is 160,000 and the ending book value is equal to 0. अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में जिसमें हमने ये कहा कि what if we try to sell the asset at the end of the fourth year, और उस वक्त हमने ये कहा कि हमारा asset will be able to sell in the marketplace worth $10,000, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। बट वी नीड टू नो इज कि बुक वैल्यू क्या थी और इस 10,000 को हम कंपेयर करेंगे। फ्रॉम द प्रीवियस टेबल जब हम बुक वैल्यू को देखते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू इज 27,648। द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4 year is 27,648. If we sell the system for 10,000, we are going to have a loss of 17,648 for tax purposes. So therefore, what do we need? उस 17,648 के ऊपर 34% टैक्स रेट पर हमें जो है टैक्स शील्ड या टैक्स शेल्टर मिलेगी। अब हमारे कैश इनफ्लोज के जो हैं वो दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक तो है 10,000 विच वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द बायर जिसको हमने सेल किया, और दूसरा है कि टैक्स शील्ड जो हमें टैक्स अथॉरिटीज से मिलेगी। So we are going to save 34% of 17,648, which is equal to 6,000 in taxes. So the total after-tax cash flow from the sale of this particular asset will be equal to 10,000 plus 6,000 is equal to 16,000. And that completes our discussion on the depreciation. अब हम कैपिटल बजटिंग के ऊपर ही एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल लेंगे, और वो एग्जाम्पल इस तरह की होगी कि हमने जो जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उन सब के ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन टाइप एग्जाम्पल है। तो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं एक कंपनी जिसको हम कह रहे हैं एम इनकॉर्पोरेशन। उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जिस कैश फ्लोज में भी जैसे हमने कहा था कैलकुलेट करने के लिए वी नीड सर्टेन इंफॉर्मेशन, और वो थी हमारी हाउ मेनी यूनिट्स प्रोजेक्टेड सेल्स की है, सेल प्राइस क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एंड देन कौन सा डिप्रिसिएशन मेथड यूज करेंगे, हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को हम कैलकुलेट करेंगे। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप में वी नीड इंफॉर्मेशन ऑन दिस यूनिट सेल्स, प्रोजेक्शन क्या है और पर यूनिट प्राइस क्या होगी, एंड दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। द कंपनी इज कंसीडरिंग the feasibility of a new line of product.
बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च, इस प्रोजेक्शंस आर कि हमारे पास जो यूनिट सेल्स होंगी दे आर फॉर द नेक्स्ट 8 years, 3,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 5,000 फॉर द सेकेंड ईयर, 6,000 फॉर थर्ड ईयर, 6,500 फॉर द फोर्थ ईयर, then 6,000 for the fifth year, 5,000 for the sixth year, 4,000 for seventh year, and then 3,000 for the eighth year. अगर हम सेल्स पे देखें तो पहले initially our sales are growing and then later on they have started declining. Probably the other companies they are trying to catch up and our sales are declining. The next piece of information we need is the unit price. So the new product will be priced to sell at $120 per unit to start. However, the competition may affect the price to drop to $110 after 3 years. और जब competition आती है तो हमारी सेल भी कम हो रही है और हम उसकी सेल प्राइस भी 120 से 110 पर कर रहे हैं. Moreover, the project will require $20,000 in net working capital at the start. Subsequently, total net working capital at the end of the each year will be 15% of the sales for that year. अब हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो शुरू में हमारी नेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 20,000 है. उसके बाद हर आने वाले साल के लिए हमारे नेट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 15% ऑफ द सेल्स. द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज $60 and the total fixed costs are $25,000 per year. Next we need the information on the cost. तो variable cost में हम ये कह रहे हैं कि they are given per year basis और fixed cost is given at the beginning of the year. Furthermore, it will cost about $800,000 to buy the equipment necessary to begin the production. This equipment comes under the second year modified accelerated cost recovery system property. यानी कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है दैट इज 800,000 और हमारी जो डिप्रिसिएशन है दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ द एसेट क्लास व्हिच इज 7 years एसेट क्लास. द इक्विपमेंट विल बी वर्थ 20% ऑफ इट्स कॉस्ट इन 8 years और 0.20 into 800,000 which is equal to 160,000. tax rate is 34% and the required return is 15%. अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि 8 साल के बाद एसेट की वर्थ क्या होगी 800,000 into 0.20 160,000 और कंपनी का जो टैक्स रेट है दैट इज 34%. अब हमें ये करना है कि वी नीड टू इवैल्यूएट कि वेदर द कंपनी शुड गो अहेड विद दिस न्यू प्रोडक्ट लाइन और नॉट. क्योंकि हमारा जो कैपिटल बजटिंग का प्रोसीजर है that basically is used for evaluating a particular capital expenditure. और इस कंपनी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन. उसके बारे में हमारे पास सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है एंड वी आर गोइंग टू फॉलो द स्टेप्स वी हैड बीन discussing in the previous lectures, and finally we are going to evaluate it and then we are trying to suggest to the company whether it should undertake the new product line, introduce it, or should it say no to the project. Year number 1, the unit price is 120, our unit sales are 3,000. The revenues is 3,000 multiplied by 120, 360,000. For the second year, our unit price remains the same, but the unit sales, they increase from 3,000 to 5,000 and our total revenues are 600,000. Third year still, we are able to sell at 120 per unit and the sales increases from 5 to 6,000 and the total sales for the year is 72,000. Fourth year, unit price is 110 and the unit sales are 6,500 and our total revenue is 715,000. The fifth year, unit price 110 and the unit sales are 6,000 and the revenues are 660,000. Seventh year, our unit price is 110, sales are 4,000 and revenues are 440,000. Eighth year, unit price is 110, sales are 3,000 and the total sales are 330,000. अब नेक्स्ट हम जो हैं कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन.
डिप्रिसिएशन के बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये एसेट जो है वो 7 ईयर एसेट क्लास में फॉल करता है, तो इसलिए मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम की परसेंटेजेस जो है दैट विल बी टेकन एंड देन वी विल कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन। तो हमारे पास द परचेज प्राइस और द बिगनिंग बुक वैल्यू जो है दैट इज 800,000। फर्स्ट ईयर की depreciation percentage is 14.29% and the amount of the depreciation is 114,320. Our ending book value will be 800,000 minus 114,320, so it will be 685,680. Next year percentage is 24.49% and the amount of the depreciation is 195,920 and the ending book value will be 685,680 minus 195,920 is equal to 489,760. Third year depreciation percentage is 17.49% and the amount of the depreciation is 139,920 and the ending book value is 489,760 minus 139,920 is equal to 349,840. Fourth year percentage is 12.49%. Amount of depreciation is 99,920 and the ending book value is 349,840 minus 99,920 is equal to 249,920. Fifth year percentage is 8.93%. Depreciation is 71,440 and the ending book value is 178,480. Sixth year 8.93%, depreciation is 71,440 and the ending book value is 107,040. And in the seventh year, same percentage 8.93, same amount of depreciation and then the ending book value is 35,600. The last year percentage is 4.45%. And the depreciation is 35,660 and the ending book value is equal to 0. तो अब तक हमने जो है इस comprehensive example में क्या किया है कि with the given information we have tried to figure out कि हमारी sales कितनी होंगी and then we have also calculated the depreciation. Next ये है कि with this information we should be trying to calculate the pro forma income statement. प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट में हमारा सबसे पहले जो एलिमेंट होता है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द सेल्स, देन द कॉस्ट एंड देन डेप्रिसिएशन एंड देन द इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड फाइनली द इनकम आफ्टर टैक्सेस। तो उसके लिए हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड पे कैलकुलेशंस की हैं। ऑन दिस स्लाइड वी हैव स्प्लिट आवर 4 years एंड देन द नेक्स्ट 4 years जो है हमारी अगली स्लाइड पे होंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द ईयर नंबर 1। Unit price is $120. हमारी unit sales are $3,000. Therefore, our revenues are 120 multiplied by 3,000, 360,000. हमारी variable cost are 180,000. How did we calculate the variable cost? हमारी variable cost में we have the given information जिसमें हमारे पास per unit variable cost थी। Unit sold are 3,000 and per unit variable cost is 60. So 60 into 3,000 gives us 180,000. Fixed cost में हमने ये कहा था कि हमारी fixed cost जो हैं they are 25,000 per year. And the depreciation. अब depreciation जो है हमने अभी previous table में calculate की थी। तो depreciation की सारी calculations जो हैं जो amount है we are going to take from the previous table. तो पिछले टेबल में फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन जो थी दैट वाज 114,320. अब हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, हाउ डिड वी कैलकुलेट दैट? रेवेन्यू है हमारे 360,000, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट 180 की, फिक्स कॉस्ट 25,000 की और डेप्रिसिएशन विच इज इक्वल टू 40,680। यानी कि जो हमारी टोटल रेवेन्यू थी उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, फिक्स कॉस्ट माइनस की और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस किया, तो हमारे पास जो है वो फिगर आई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस।
and that is equal to 40,680. अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्सेस, एंड वी हैव द गिवन इंफॉर्मेशन कि हमारे टैक्सेस जो है वो 34% है ऑफ द इनकम. So 34% of 40,680 is 13,381. Therefore, our net income is equal to 26,849. For the second year, our unit cost is 120. Unit sales are 5,000. Our revenues are 5,000 into 120, 600,000. Our variable costs are 60 per unit. Multiplied by 5,000 units, 300,000. Our fixed costs are 25,000, and the depreciation we have taken from the previous table, 195,920. So when we take 600 minus 300,000 minus 25,000 minus 195,920, we have the earning before interest and taxes 79,080. And on that we have to pay taxes at the rate of 34%, so that is equal to 26,887, and our net income is equal to 52,193. For the third year, हमारी unit price is 120, units sold 6,000, therefore our revenues are 120 multiplied by 6,000, 720,000. Our variable costs are 60 per unit multiplied by 6,000 units, $360,000, and the fixed costs are $25,000, and the depreciation as calculated in the previous table 139,920, and our earning before interest and taxes are 195,080. 34% taxes on it results in 66,327, and our net income is 128,753. Fourth year, our unit price is 110. Unit sales are 6,500. The revenues are 6,500 multiplied by 110, 715,000. Our variable costs are 60 per unit multiplied by 6,500 units is 390,000 units. Our fixed costs are 25,000, and the depreciation is 99,920. When we subtract variable cost, fixed cost and depreciation from our revenue, we get the earning before interest and taxes 200,080. Our taxes are 34%, which results in tax amount of 68,027, and our net income is 132,053. अब हम जाते हैं अपनी अगली स्लाइड पे. इस स्लाइड में हमने यही प्रोसीजर फॉलो किया है in order to calculate the net income for the next 4 years, starting from year number 6 and ending at the year number 8. तो हम इस स्लाइड पे देखते हैं year number 5. Unit price is 110, unit sales are 6,000, and the revenues are 660,000. Our variable costs are 360,000, and the fixed costs are 25,000, and the depreciation is 71,440, and our earning before interest and taxes 203,560. And taxes are 69,210 at the rate of 34%, and our net income is 134,350. Then sixth year, unit price is 110, unit sales are 5,000, revenues are 550,000, variable costs are 300,000, fixed costs are 25,000, depreciation is 71,440, and earning before interest and taxes 153,560. Taxes 52,210, and the net income is 101,350. Seventh year, unit price is 110, unit sales 4,000, revenues are 440,000, variable costs are 240,000, fixed costs are 25,000, and depreciation 71,440. Earning before interest and taxes is 103,560, taxes 35,210, and the net income is 68,350. And the last year, which is 8th year,
unit price is 110, unit sales are 3000, revenues are 330,000, variable costs are 180,000, fixed costs are 25,000, and the depreciation is 35,600. Earning before interest and taxes 89,400, and the taxes at the rate of 34%, 30,396, and the net income is 59,004. तो ये तो था हमारी प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट. अब अगली चीज जो हमें जरूरत है दैट इज द नेट वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा नेट वर्किंग कैपिटल जो है एज पर दिस गिवन इंफॉर्मेशन उसमें कितनी चेंजेस आई हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर. सो चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल, हमारा नेट वर्किंग कैपिटल जो है it starts out at 20,000 at time period 0 and then it rises to 15% of the sales. For the first year हमारा net working capital जो है उसमें change कितनी होगी? The starting और the beginning value जो है net working capital की that is 20,000. At the end of the first year हमारी change कितनी होगी कि 15% of the sale हमारी requirement है for the first year. So we'll take the sales of the first year, multiply it by 15%. Then we'll take the difference of that working capital and the beginning working capital requirement of 20,000. And that we have done here. For the first year, net working capital grows from 20,000 to 0.15, which is 15% of sales for the first year is 360,000. And that is equal to 54,000. Now the increase in the net working capital will be how much? 54,000 minus 20,000 is equal to 34,000. अब इसी तरह जैसे कि हमने पहले साल के लिए नेट वर्किंग कैपिटल में चेंज जो है कैलकुलेट की है, हम कैलकुलेट करेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द 7 years. उसमें हम करेंगे क्या कि हर साल का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, पिछले साल के वर्किंग कैपिटल से कंपैरिजन करके विल टॉक अबाउट के वेदर नेट वर्किंग कैपिटल हैज इंक्रीज्ड और वेदर इट हैज डिक्रीज्ड. और इसको हमने जो है इस स्लाइड पे रिफ्लेक्ट किया है. एट टाइम पीरियड 0 विच मीन्स कि एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हमारी नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 20,000, इसलिए हमारे कैश फ्लो कितने होंगे? माइनस 20,000 कैश आउट फ्लो. फर्स्ट ईयर में हमारी रेवेन्यूज आर 360,000 और नेट वर्किंग कैपिटल इज 15% ऑफ दैट विच इज 54,000. हमारे कैश फ्लो जो है उनमें कितना चेंज आएगा? दैट विल बी 54,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू माइनस 34,000. देन नेक्स्ट ईयर हमारी रेवेन्यूज आर 600,000, नेट वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज 15% ऑफ 600,000 विच इज 90,000. 90,000 का डिफरेंस इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर 54,000 गिव्स अस माइनस 36,000 विच इज कैश आउटफ्लो. अब इसमें एक चीज नोट करें कि जो जो हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ता चला जा रहा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, तो इंक्रीज जो है दैट रिफ्लेक्ट्स अ कैश आउटफ्लो, इसलिए हमने उस इंक्रीज को नेगेटिव नंबर लिखा है. अगर हमारा नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी जैसा कि अगले सालों में जाके हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? कम होने को हम कहेंगे that is a savings in the cash flow and that will be reflected as a positive number. थर्ड ईयर में हमारी रेवेन्यूज जो है 720,000. अब इसका 15% जो है दैट इज 108,000. नेट वर्किंग कैपिटल हमारा चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल कितना है? 108,000 माइनस 90,000 इज a cash outflow of 18,000. फोर्थ ईयर में रेवेन्यूज आर 715,000. 15% of that our net working capital is 107.25,000. कैश फ्लोज जो है हमारे क्या होंगे? 107,250 माइनस 108,000 इज इक्वल टू 750. अब हमारा क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो कम हो गया, इसलिए इट इज रिफ्लेक्टिंग अ कैश इनफ्लो और सेविंग्स इन द कैश फ्लोज. फिफ्थ ईयर रेवेन्यू 660,000. 15% of that is 99,000 and the difference is 107,250 से 99,000 कम हो गया, तो हमारा कैश आउटफ्लो is a positive number which is
8,250, which is a savings. 6 year 550,000, 15% of that is 82,500 net working capital. In comparison to the previous 99,000, it reflects cash saving of 16,500. 7th year में हमारी revenues are 440,000. Net working capital जो है 15% of that is 66,000. In comparison to the previous year's net working capital of 82,500, हमारा जो cash flow है that reflects a savings of 16,500. And the last year revenues are 330,000, net working capital 49,500 and the cash flow savings of 16,500. अब जब हम अपने कैश फ्लो रेलेवेंट कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये जो लास्ट कॉलम है which is changes in the net working capital, that will be adding into the operating cash flow and the capital expenditure. तो जब हम बात करते हैं अपने टोटल कैश फ्लोज की, जो नेक्स्ट फिगर हमें चाहिए है that is of the capital expenditure. तो गिवन इन्फॉर्मेशन में हमने ये कहा था कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है it is going to cost us $800,000. So therefore capital spending में we have invested 800,000 at the year 0, which by assumption will be worth 160,000 at the end of the project. It will have a book value of 0 at that time. Therefore, this 160,000 excess of market value over the book value is taxable. So after tax proceeds will be 160,000 multiplied by 1 minus 0.34105,600. तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो एसेट है उसकी एक मार्केट के अंदर इकोनॉमिक वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट. इसलिए हमें उसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमारा बुक वैल्यू तो 0 है लेकिन एसेट विल बी सेलिंग इन द मार्केट एट अ सर्टेन प्राइस, इसलिए उसके ऊपर हमें जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा. और जो हम प्रोसीड्स एड अप करेंगे दैट विल बी द आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स. अब इन सारे बिट्स एंड पीसेस को इकट्ठा करके वी हैव प्रेजेंटेड द कैश फ्लोज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑन दिस स्लाइड. ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमारे पास फॉर द फर्स्ट ईयर 141,169, फॉर द सेकेंड ईयर 248,113 and the third year 268,113. Next is our net working capital. Changes in the net working capital हमारा last column हमने लिया है from the previous table. At time 0 minus 20,000, first year minus 34,000, second year minus 36,000 and the third year is minus 18,000. During the time period 0 हमारा capital expenditure is 800,000. The total project cash flows जो है at time period 0 is minus 820,000, time period 107,169, second time period 212,113, third 250,673. And at the bottom of this we have also calculated the cumulative cash flow. अब ये जो है cumulative cash flow जो है हमें help out करेगा in order to calculate the payback period. So the cumulative cash flows are minus 820,000, minus 712,831, minus 500,718, minus 250,045. इसके साथ साथ हमने ये कहा था कि बिगनिंग इंफॉर्मेशन जब हमें मिली थी इस प्रोजेक्ट के बारे में, हमने कहा था डिस्काउंट रेट इज 15%. इसलिए हमने इन्हीं कैश फ्लोज को डिस्काउंट भी कर लिया है at the rate of 15%, and that we have reflected at the last line. At time period 0 minus 820,000 ही रहेगा because we are talking about no discount period. First year को हमने one time period से discount किया तो we have 93,190, यानी हमारी जो वैल्यू है 107,169 अगर हम उसको डिस्काउंट करें at 15% for one time period तो that will be 93,190. सेकेंड ईयर की जो अमाउंट है 212,113, इसको हम डिस्काउंट बैक करें 15% पे तो इट विल बी वर्थ 160,388. सिमिलरली थर्ड ईयर की जो हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट के कैश फ्लो हैं 250,673, इनको अगर हम डिस्काउंट करें 15% से तो हमारे पास
वैल्यू है 164,821. देन वी मूव ऑन टू द फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर में हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो हैं 231,973, चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल 750, कैपिटल स्पेंडिंग इज 0. देयरफॉर आवर प्रोजेक्ट्स टोटल कैश फ्लोज आर 232,723, और जो हमारे क्यूमुलेटिव पीछे से चल रहे हैं दे विल बी -17,322. When we discount 232,723 at a rate of 15% for 4 time periods, तो हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज जो हैं वो आते हैं 133,060. फिफ्थ ईयर में हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर 172,790, चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल 16,500, and the total project cash flows are 189,290. And cumulative हमारे cash flows now have started becoming positive, so they are 386,008 और इनकी discounted value 189,290 की 81,835. सेवेंथ ईयर में हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर 139,790 एज कैलकुलेटेड बिफोर. चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल प्रीवियस टेबल से हमने ली 16,500 एंड द टोटल प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आर 156,290. और क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज आर 542,298 एंड व्हेन वी डिस्काउंट 156,290 at 15% for 7 time periods, तो हमारे पास 58,755. Now the last year में हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर 94,064, चेंजेस इन द नेट वर्किंग कैपिटल 66,000, कैपिटल स्पेंडिंग 105,600. अब ये कैपिटल स्पेंडिंग हमारे पास कहाँ से आई? वी आर सेइंग एट द एंड ऑफ द ईयर नंबर 8 we will be able to sell our project in the marketplace worth 160,000. लेकिन उसके ऊपर हमारे पास जो आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज थे वो हमने कैलकुलेट किए थे, और आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आर द रियल कैश फ्लोज एंड वी हैव रिपोर्टेड दैट एज 105,600 एंड द टोटल प्रोजेक्ट कैश फ्लोज विल बी 266,204 एंड उनकी डिस्काउंटेड वैल्यू होगी 87,023. अब हम इस प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करते हैं. एवेल्युएशन में हमने डिस्काउंट फैक्टर क्या लिया? 15% का. अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू सिंपली जो हमारी लास्ट लाइन है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की उनको एड अप कर लें एंड देन उसमें से जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें. सो द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 15% इज कैलकुलेटेड टू बी 65,488, indicating that the project is acceptable. दूसरा क्राइटेरिया आ जाता है हमारा IRR का. IRR जब हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की तो we definitely will be starting at an interest rate higher than 15%, क्योंकि 15% डिस्काउंट रेट के ऊपर हमारी NPV पॉजिटिव है और हम ऐसा डिस्काउंट रेट ढूंढना चाह रहे हैं जो हमारे NPV को जीरो कर दे. इसलिए हम क्या करेंगे कि 15% से हायर रेट लेते हैं. बाय हिट एंड ट्रायल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन 15% सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव एंड इट इज कैलकुलेटेड टू बी 17.24%, अगेन इंडिकेटिंग दैट वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. आवर पेबैक पीरियड इज कैलकुलेटेड टू बी 4.08 years. ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? जो हमारी क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज की रो थी उसमें हमने देखा कि कब हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाती है, कब हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज क्लोजर टू 0. एंड फाइनली वी नीड टू टॉक अबाउट कि हमारे पास ओवरऑल ये सारी वैल्यूएशन जो है ये प्रोजेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि बेसिक बॉर्डर लाइन या बॉटम लाइन तो थी वो ये थी कि शुड द कंपनी बी एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट और नॉट. So we have used the NPV, we have used the IRR, and we have also calculated the payback period. And in the previous lecture we said that these are the commonly used techniques to evaluate a project. So on the basis of all of these three techniques we can say that we should be accepting the project. तो ये comprehensive example जो है that is sufficient enough to
पुट ऑल द पीसेस टुगेदर, कि हमने शुरू किया कैश फ्लो कैलकुलेशंस के, उसमें हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट किए, नेट वर्किंग कैपिटल की चेंजेस देखी, कैपिटल स्पेंडिंग को एडजस्ट किया, एंड फाइनली हमने जो है कैपिटल बजटिंग क्राइटेरिया यूज करके हमने कैलकुलेट किया कि वेदर वी शुड बी एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट और वी शुड बी रिजेक्टिंग द प्रोजेक्ट। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई वुड लाइक टू समराइज बिफोर आई लीव कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए। तो आज का लेक्चर बेसिकली तो कंटिन्यूशन ही था हमारे पिछले लेक्चर का, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल शुरू की थी डेप्रिसिएशन की। तो सबसे पहले हमने उसी एग्जाम्पल को कंक्लूड किया, उसके बाद मजीद एक और छोटी सी एग्जाम्पल ली, सो दैट द आइडिया ऑफ द रोल ऑफ द डेप्रिसिएशन इन द कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लो जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने एक और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल ली, और उस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल में हमने सारे पीसेस को वन बाय वन वी ट्राई टू पुट देम टुगेदर। कैश फ्लोज, रेलेवेंट कैश फ्लोज की बात की, फिर उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट एंड देन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की कैलकुलेशंस की। उसके बाद हमने नेट वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को देखा और देखा कि नेट वर्किंग कैपिटल की चेंजेस जो हैं वो किस तरह कैश फ्लो में, प्रोजेक्ट के कैश फ्लो में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, एंड फाइनली कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम किस तरह ट्रीट करते हैं। और उस सिलसिले में हमने ये बात की कि शुरू में जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ नेगेटिव नंबर, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इफ वी आर एबल टू सेल द इक्विपमेंट फॉर सर्टेन अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, अगर उसकी बुक वैल्यू 0 हो चुकी है तो हम उसको एज ए कैश फ्लो ट्रीट करेंगे, कैश इनफ्लो। लेकिन वो कैश इनफ्लो जो है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, आफ्टर टैक्स होने चाहिए हमारे सारे के सारे कैश फ्लोज, तो उसमें भी हम जो है टैक्स डिडक्ट करने के बाद नेट कैश इनफ्लो को रिकॉर्ड करेंगे। एंड फाइनली आफ्टर getting the information on all the relevant cash flows, we are in a position to use any one of the criterions, and PV कर लें, IRR कर लें या payback period method कर लें, we should be in a position to accept or reject the project। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।